चलिए बच्चों, तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था ना, सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ, जो इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में आते हैं या कई बार उनका नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि डोलोमाइट बोले मतलब क्या। तो मैग्नीशियम के और दो इंपॉर्टेंट जो है कौन कौन से, पहला डोलोमाइट और दूसरा कार्नेलाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है, MgCO3 और मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हमने पढ़ा था ना, अभी बात नहीं करना बेटा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये सब क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। ये मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी रहेगा और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl डॉट मैंने आपको बताया था, डॉट के बाद जो हम वाटर लिखते हैं, इस वाटर को हम कौन सा वाटर कहते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। इज इट क्लियर? ठीक। सेकंड है कैल्शियम, जिप्सम आप पहले से पढ़ते आ रहे, छोटी क्लास में पढ़े हो आपने, फॉर्मूला डॉट OH2, लाइम स्टोन भी पढ़ते आ रहे हो, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट फ्लोरोस्पार CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, और बेरियम का क्या है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और है जो आपके काम के हैं। 12th में भी आपको एक बार नाम आएंगे तो फॉर्मूला नहीं दिया होगा तो आपके नॉलेज में रहेगा कि आपने पढ़ा एक बार, तो आपसे ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलिए आगे देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमको देखना, सबसे पहली बात हमको पता है कि जब भी हम किसी ग्रुप में स्टडी करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो हमेशा उसमें हम ट्रेंड देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हम अगर और देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो टॉप टू बॉटम, और पीरियोडिक टेबल में अगर कंपैरेटिवली का स्टडी हम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा, उनको पता है कि अल्कली मेटल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के, पढ़ चुके हैं हम लोग कि हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं हम केरोसिन में या वैक्स में रखते हैं, है ना। क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई। अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन आ जाए अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, व्हाई, तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। सबसे पहला तो कारण क्या है, मैंने बताया था कि अगर अपने पीरियड में अगर हम बात करेंगे इनकी, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज बाकी ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा बड़ा होगा, कहां से छोटा हो जाएगा, बस मार्क्स लगा के लोग सोचते कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ा छोटा समझ में नहीं आएगा, मन में जो है बोल दो, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है मतलब, ठीक। तो मैंने बताया था बेटा आप लोग को क्या कि हाँ हो गया लड़ाई नहीं कर, बात नहीं कर लेना, ठीक है, लंच पे टाइम मिलेगा, लड़ाई कर लेना, ठीक। तो ये क्या होगा, हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट कहां से बढ़ते हैं, कुछ भी नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, इस कारण से क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहेंगे लेकिन एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस में जब चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से पूरा सीक्वेंस देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है सबको मालूम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ कितने 3 4 5 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, इतना 6 7 8 और 9 पूरा सीक्वेंस में देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इसका मतलब किसका चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। बाहर जो ऑर्बिट में कौन है, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, न्यूक्लियस में क्या चार्ज है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है,
सारे प्रोटॉन एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, कहां पर है? न्यूक्लियस। वो क्या चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को अपने पास, ठीक है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इक्वल और अपोजिट दोनों फोर्स रखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या चाहेगा? इसको न्यूक्लियस के प्रोटॉन क्या चाहेंगे? इसको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस में, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होते जाते हैं, क्या होता जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा होगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे लेफ्ट राइट जाने की, तो जो एटॉमिक क्या बोलना चाहिए, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ, इनका साइज क्या होगा? अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो साइज सबसे बड़ा होगा तो क्या होगा? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। मैंने बताया साइज बड़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसके लिए लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आईपी। क्या बोलते हैं? आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पावर। तो आपने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है? इसका उल्टा। टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी कम लगेगी। इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हाईली रिएक्टिव है। जल्दी से इलेक्ट्रॉन देकर के क्या करना चाहते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? पहला रीजन जो है केमिकल रिएक्टिविटी का कि दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो क्यों, क्या आंसर लिखेंगे हम इसका? बिकॉज अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल on moving top to bottom their atomic size increases and their IP decreases, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और जिसको डोनेट करेंगे उसके साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन बना लेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बना लेंगे, हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बना लेंगे। ऐसे ही कार्बोनेट, सल्फेट और सिलिकेट्स बना लेंगे, ठीक है। इसको याद रखता है सिलिकेट्स, ठीक है। तो समझ में आया? क्लियर इतनी बातें, ठीक। तो पहली बात समझ में आ गई कि हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनका साइज पूरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? अल्कली मेटल्स का, ठीक है। उसके बाद अल्कलाइन, बाद में साइज छोटा होता जाता है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना जल्दी वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इसलिए हमने लिखा कि दे आर हाईली रिएक्टिव। इसके बाद क्या लिखा आपने? द रीजंस फॉर दीज आर, क्या कारण है उसके लिए? क्या रीजन है? तो पहला, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों लोएस्ट वैल्यू है? एटॉमिक साइज लगी पूरा पढ़ा दिया, और वाले सेक्शन वाले बोले कि सर द रीजन फिर पढ़ा दो। द रीजन फॉर दिस आर फॉलोस, क्या कारण है? लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया हमने। क्यों लोएस्ट वैल्यू? बताइए, ठीक है। क्योंकि इनका साइज टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? इनका एटॉमिक साइज, मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा? इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज तो होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? बिग एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, डिक्रीज की बात कर रहे हैं क्या? अगर हम बात करेंगे ये फर्स्ट ग्रुप की, और यहां से अगर हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप, फिर आगे ना 3, 4, 5 अगर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा? इनका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा है। इस पॉइंट का मतलब ये है। क्लियर है बात? समझ में आया?
फिर क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, आपको उसमें पढ़ेंगे हम इसको कि या हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है ना। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। लोएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना। सब्लिमेशन का व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, सबको पता है, पढ़े हो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। क्या है सब्लिमेशन? यानी जब हम किसी सॉलिड को, आपने कैम्फर देखा है ना, कपूर जलाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड रहता है, बर्न करते जलाते क्या होता है, वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का गैस में या वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। इजी एकदम, ठीक। तो सोडियम को गैसियस सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होना, गैसियस फॉर्म में, क्या कहलाएगा, क्या बोला, लोएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन इनकी। क्यों? इजीली बोल रहा है ये, क्या होते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है इसके? दो बड़े कारण कल पढ़ाया था मैंने आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना, बताया था मैंने आपको। और उनका नेचर कैसा होता है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट नेचर के होते हैं ना, ये सब नो बात नहीं करना, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं ये, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, है ना। तो क्या होगा अगर हमको सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ, लोहे को, ये आयरन जो है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो इजीली आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो क्योंकि ये हार्ड है, हार्ड है मतलब इसके पार्टिकल कैसे, बहुत कॉम्पैक्ट है। कल आपने पढ़ा था इनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैसे होते हैं, कल ही पढ़ाया, लिखवाया मैंने आपको, देखो जरा, वीक होते हैं। अब इंटर एटॉमिक फोर्स वीक है मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इजीली ब्रेक हो जाएंगे मतलब वो इजीली मेल्ट या बॉइल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंटर एटॉमिक पार्टिकल बहुत स्ट्रांग है, जैसे आयरन में मेटालिक बॉन्ड है उनके अंदर, तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक पार्टिकल बहुत क्या है, स्ट्रांग है। उसको अगर आपको स्टेट ऑफ मैटर चेंज कराना हो उसकी, या उसको मेल्ट कराना हो, या उसको बॉइल कराना हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ज्यादा एनर्जी दें। सपोज टू प्रेजेंट आपके पास एक लोहे की रॉड है ना, और उतनी बड़ी, उतनी सेम साइज की लकड़ी की, एक प्लास्टिक की है, तीनों को आप तोड़ना चाहते हो तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयरन की, लोहे की। क्यों? क्योंकि आयरन के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो स्ट्रांग है, मेटालिक बॉन्ड है। क्लियर है? तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसको आपको सब्लिमेट करने के लिए, यानी सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब इनका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है। इनका एटॉमिक, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैसे है, लो है, वीक है, इसलिए एनर्जी हमको कम लगती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन, इजीली सब्लिमेट हो जाएगी, इजीली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसका रिलेशन किससे, आईपी से। आपने पढ़ा था डेफिनेशन आईपी की, क्या है, जब किसी आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको बताइए, हम आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन की जो एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from any isolated gases। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा आइटम, आइसोलेटेड। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। इज दैट क्लियर? उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम दुकान से सामान जब खरीदते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हमको कम से कम में हो, है ना। मम्मी लोग के साथ गया, हमने बहुत एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, है ना। पहले दुकानदार समझ जाता है 100 रुपए की चीज को पहले 120 बताओ, तुमको लगता है हाँ ठीक है, फिर मम्मी लोग को लगता है कि वो थोड़ा रेट कम करवा लेते, तुमको खुशी मिलती, चलो 20 रुपए। और पापा साथ में कहते देखो ऐसे मोलभाव करते हैं, तुमको तो आते ही नहीं है ना, ठीक। दुकानदार बाद में सोचते हैं देखो मैंने तो पहले 20 रुपए पढ़ा के बताया था, और मान लो हमने 10 रुपए में खरीद बेच दिया तो 10 रुपए तो ऑलरेडी फायदे में है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है?
यस और नो? तो यहाँ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों? सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो डेफिनेशन इसलिए क्या बनाई गई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यों? आप अगर मान लो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसी कंपाउंड के फॉर्म में, तो हमको उस फॉर्म में नहीं चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? आइसोलेटेड फॉर्म चाहिए। कभी किसी का आइसोलेटेड फॉर्म में क्यों है? लड़के लोग की बताता हूं इन लोगों क्या रहता है, जैसे अभी कोई किसी की लड़ाई हो रही है आपस में, तो मिल जरा मेरे को अकेले में, कहाँ मिल? अकेले। 2-4 से मिलेगा तो भाई थोड़ा दिक्कत होगी ना, अकेले मिलेगा मतलब पीटना जो मारपीट करना है वो आसान है। इज दैट क्लियर? फिर मान लो कहीं जो हड्डी राजा लगते है ना, 2005 को लेके जाके साथ में रहा है, फिर दिखाते क्यों रे दिन तो बड़ा तोड़ रहा था, पीछे 10 लोग खड़े थे ना, क्या कर रहा थी? ठीक। अब हमारे भैया क्या नाम भैया आपका? मिल गया जैसा लेके गया साथ में, है ना? और पीछे साथ में देखा जब तक, तो फिर पीछे के स्कूल के पीछे खड़े हैं, ले लिए पंगा उससे, पीछे खड़े देखा पूरे गायब। अब उसने बोला क्यों रे बात क्या बोल रहा था? अरे नहीं भैया मैं तो वैसे, ठीक है, कभी ऐसा होता है। तो क्या डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसको रिमूव करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रिमूव मत कर देना, इसको रिमूव करना है हाँ। तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान रखना। मुझे पता कि मन में आया क्या, इलेक्ट्रॉन याद है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख के आ गया। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड, अकेले में भी। ठीक है, किस फॉर्म में? आइसोलेटेड। मान लो NaNaCl के फॉर्म में, तो NaCl के फॉर्म में नहीं, अकेला जब आइसोलेटेड हो। अगर आप Cl2 की बात करेंगे तो Cl2 के फॉर्म में नहीं, Cl से इलेक्ट्रॉन निकालना। किससे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। हमको किस फॉर्म में चाहिए? एटॉमिक फॉर्म, मतलब यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ चुकी है ना, अब इजीली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब कि एटॉमिक फॉर्म में इजीली वो आइसोलेट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए वो वाली वैल्यू चाहिए हमको। ठीक, तो ये मेन इसके रीजंस है। तो हमने यहाँ देखा कि टॉप टू बॉटम जाने में क्या पड़ता है बेटा? एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी क्या होती है? लेकिन एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज रहेगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। इसका कारण मुझे क्यों, है ना, कौन बताए? हाँ, तुम जरा बहुत बात करते हो, है ना? खड़े हो बेटा, हाँ बताओ, स्टैंड अप। क्या रीजन है? लिख तो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन बन जाएगा इसी का। You are moving top to bottom alkali metals are moving top to bottom, their chemical reactivity increases. Why? क्या लिखोगे एग्जाम में रीजन? सामने बैठना है ना, अपने फ्रेंड लोग आजू बाजू है ना, साथ में नहीं बैठोगे। हाँ बताओ जरा, हाँ क्या रीजन होगा? ऐसा बस लिख के आ जाओगे कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म। आपको ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपन? भारत 1927 में आजाद हुआ था, तो अब आने आएगा क्यों आजाद हुआ था, किसने कराया था, कैसे हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, ऐसा नहीं आने वाला। यहाँ मगर आता है कि क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वाई, है ना, रीजन आता है आपको। बताओ जरा क्या होगा? तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है? और बताइए, ऐसा नहीं पढ़ते केमिस्ट्री। मैंने बताया ना आपको बेटा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए,
रटना नहीं तो लिखा दूंगा मैं आपको, पूरा लिखा हुआ सब नोट्स मिल जाएंगे, एक से एक बुक में सब मिल जाते हैं। इंटरनेट के बारे में सब यूट्यूब में, गूगल में और यहाँ वहाँ सब मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ और सब मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। और बात है कि उसका कॉन्सेप्ट, उसके पीछे रीजन क्या है उसको समझना जरूरी है। कि अभी हमने समझा कि एटॉमिक साइज बढ़ा तो आईपी क्या हो गई, क्यों कम हो गई आईपी, क्योंकि हमने देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव चार्ज तो बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इफेक्टिव जितना काम करना था उस पर उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगी, अब इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए आईपी कम होगी। ठीक है, तो आपको बताना है रीजंस। कौन बताएगा, व्हाट इज द रीजन? चलो बताओ कौन बताएगा। अगर हम बात करेंगे लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, बताइए। अरे सोचो, बताओ उसमें क्या गलत होगा और क्या होगा उससे, क्यों बढ़ गई केमिकल रिएक्टिविटी? देखो ये सब क्या चाहते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, और क्या होना चाहते हैं, होना चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर रिएक्ट करने की बारी आई, सबसे पहले कौन होगा? अगर इन सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सब ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर है? सवाल इस बात का कि इनमें से सबसे पहले कौन बनाएगा, है ना? मतलब और भी नीचे एलिमेंट अगर आएंगे, हाइड्रोजन, सीजियम, फ्रांसिक को तो नहीं लेना, बट बता दिया मैंने पहले आपको, रेडियोएक्टिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब सवाल इस बात का कि केमिकल रिएक्टिविटी एटॉमिक साइज बढ़ने पे बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है? सिंपल वही कारण है, क्या कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, ये क्या करेगा इसको, लेकिन जब ये साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकल जाएगा, तो इजीली रिएक्ट करेगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ने से टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा दूर है वो उतने आसानी से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। रिएक्टिव सारे हैं, सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, है ना? लेकिन सवाल इस बात का सबसे पहले कौन बनाएगा, सबसे जल्दी कौन बनाएगा? तो जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आनी एक चीज कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना? तो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि उतने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ में?